लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक किया था पेडागोजी। लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक किया था पेडागोजी। तो स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी लेक्चर को शेयर अप कर लीजिए और जल्दी जल्दी अपनी अपनी अटेंडेंस शो कीजिए प्लीज़। आ जाइए जल्दी से, टॉपिक हम शुरू करेंगे एजुकेशन। एजुकेशन शिक्षा। लास्ट टॉपिक हमने पेडागोजी किया हुआ है, ठीक है। और उसमें जितने भी पेडागोजिकल इश्यूज थे, इंस्ट्रक्शन थी, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आपका लास्ट लेक्चर रहा है उसमें हमने टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ा था, उसमें हमने इंस्ट्रक्शन मीडिया पढ़ा था और उसमें हमने टीचिंग थ्योरीज पढ़ी हैं। वो लेक्चर बड़ा ही काम का लेक्चर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका जो लास्ट लेक्चर रहा है, वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें हमने टीचिंग थ्योरीज पढ़ी हुई हैं और उसमें हमने इंस्ट्रक्शन मीडिया पढ़ा हुआ है। सेम वे स्टूडेंट्स आज का टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टुडे टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एजुकेशन। इसके अंदर हम क्या क्या करेंगे, इसके अंदर हम एजुकेशन की जो इटाइमोलॉजी करेंगे, इटाइमोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इटाइमोलॉजी का मतलब होता है नामांकन। इटाइमोलॉजी का मीनिंग होता है डियर नामांकन, कि ये एजुकेशन जो है, ये वर्ड जो है, ये वर्ड कहाँ से लिया गया है, इसका नामांकन कैसे कैसे चेंज हुआ है, या एट प्रेजेंट जो एजुकेशन है वो शब्द आया कहाँ से है, लेटिन भाषा से आया है तो कैसे आया है, फ्रेंच के किस शब्द से, फ्रेंच के किस शब्द से आया है, लेटिन के किस शब्द से आया है, ठीक है, इंग्लिश के किस शब्द से आया है, संस्कृत के कौन से शब्द से आया है, या फिर उनका मीनिंग क्या है, उनका मीनिंग क्या है, ठीक है। इस टाइप से हम इसकी एटाइमोलॉजी करेंगे, या ये कह लीजिए कि हम एजुकेशन शब्द का मीनिंग क्या है और ये कहाँ कहाँ से लिया गया, डेरिवेशन क्या है इसकी, ठीक है, उसके इसको करना है। इसके बाद हम डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन करेंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन करेंगे, ठीक है। शिक्षा की परिभाषा, जैसे कि आप जानते हो कि सुकरात ने क्या परिभाषा दी है, जॉन डीवी की परिभाषा क्या है, प्लूटो की परिभाषा क्या है, ठीक है, मतलब जो स्वामी विवेकानंद की परिभाषा क्या है, महात्मा गांधी की परिभाषा क्या है, ठीक है। तो जो भी डेफिनेशन दी गई है उन डेफिनेशंस को हमने इसमें करना है डियर। ये थोड़ा सा देखो, ये पोर्शन भी इसके अंदर क्रैमिंग का पोर्शन है कि एजुकेयर का मीनिंग क्या है, एजुशियर का मीनिंग क्या है, एजुकेटम का मीनिंग क्या है, एजुनम का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो ये भी आपका थोड़ा सा रटाफिकेशन का टॉपिक है। और डेफिनेशन तो सीधी सी बात है कि डायरेक्ट याद करने की बात है, डेफिनेशन तो डायरेक्ट याद ही करनी पड़ेंगी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। वो है ही है क्राइमिंग का केस, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन करेंगे। इसके अलावा हम टाइप्स ऑफ एजुकेशन करेंगे। टाइप्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन कितने टाइप की होती है, हम इस चीज को करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए प्लीज। आज वाला टॉपिक पेडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस इंपॉर्टेंस को ही ध्यान में रखते हुए मैं बार बार आपको एक ही बात बोल रहा हूँ कि जल्दी जल्दी लेक्चर को जो है शेयर कर लीजिए, अपनी प्रेजेंस को शो ऑफ कीजिए ताकि कंटिन्यूटी बनाई जा सके, ठीक है। तो एक बार बताना प्लीज, ये ग्रीन बोर्ड पे वाइट फॉन्ट जो लिखा हुआ ये प्रॉपर क्लियर है या नहीं है। जो भी स्टूडेंट लाइव बैठे हैं प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज, इज इट क्लियर टू यू, स्क्रीन इज क्लियर टू यू और नॉट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स प्लीज वी कंटिन्यू। सबसे पहला केस आता है एटाइमोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। एटाइमोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है, इसका नामकरण कैसे है, ध्यान दीजिए। ठीक है,
एजुकेशन का नामकरण क्या है इसको आप देखिए प्लीज। ये x प्लस ड्यूसीर से बना हुआ है। ये x आपके पास लेटिन शब्द है, ड्यूसीर भी आपके पास लेटिन शब्द है। x का मीनिंग होता है आउट, x का मीनिंग होता है आउट, ड्यूसीर का मतलब होता है टू लीड, टू लीड। इस टाइप से अपने पास एक वर्ड बनता है, इससे एक वर्ड बनता है एट एजुशियर, एजुशियर। इस एजुशियर का मीनिंग यहां पे आपके पास बन जाता है टू लीड आउट। इस एजुशियर का मीनिंग आपके पास बन जाता है वन मिनट प्लीज। ओके 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 ओके, ठीक है। एजुशियर, तो एजुशियर का मीनिंग आपके पास बन जाता है टू लीड आउट, टू लीड आउट। तो ये आपके पास एक लेटिन वर्ड है, ठीक है, ये आपके पास लेटिन वर्ड है। इस लेटिन वर्ड से ही बन गया एजुशेयर, एजुकेयर, एजुशियर से बना दिया एजुकेयर। एजुकेयर भी आपके पास ऑलरेडी लेटिन वर्ड है, ये भी आपके पास लेटिन वर्ड है। और इसका जो मीनिंग यहाँ पे बना दिया जाता है, इसका मीनिंग बना दिया जाता है टू ब्रिंग आउट, टू ब्रिंग आउट। ये आपके पास लेटिन है, ठीक है, ध्यान देना। ये भी लेटिन से ही शुरुआत, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? इसकी स्टार्टिंग लेटिन वर्ड से हुई है, ठीक है, टू लीड आउट। अब डिफरेंस सिर्फ ये आता है कि आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुशियर। तो एजुशियर का मीनिंग होता है टू लीड आउट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुशियर? एजुशियर का मीनिंग होता है टू लीड आउट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेयर? एजुकेयर का मीनिंग होता है टू ब्रिंग आउट। अब यहां से एक वर्ड आता है एजुकेटम, एजुकेटम। इसका मीनिंग होता है टू ब्रिंग अप। इसका मीनिंग आपके पास बनेगा टू ब्रिंग अप। ये माइन्यूट से डिफरेंस है प्लीज, ज्यादा बड़ा डिफरेंस इसमें नहीं है, इस चीज को आप ध्यान दें। ये माइन्यूट से डिफरेंस है, माइन्यूट से डिफरेंस आपको लर्न करने पड़ेंगे, आपको देखने पड़ेंगे। इसका मीनिंग होता है टू ब्रिंग अप। उसके बाद आपके पास आता है एजुकेशनम, यहां से वर्ड निकल के आता है एजुकेशनम। एजुकेशनम, इस एजुकेशनम का मीनिंग होता है टू रियर। एजुकेशनम का मीनिंग होता है टू रियर। इस एजुकेशनम से एक फ्रेंच वर्ड निकल के आया। ये सारे के सारे आपके पास लेटिन वर्ड है, ध्यान रखना, ये सारे आपके पास लेटिन वर्ड हैं। यहां से एक फ्रेंच वर्ड निकल के आया, वो है एजुकेशन, एजुकेशन। ये एजुकेशन आपके पास है फ्रेंच, ये आपके पास फ्रेंच शब्द है। तो इन चीजों को हमने ध्यान देना है, प्लीज ध्यान दीजिए। ये केस आपने देखने, एक्स प्लस ड्यूसीर, एक्स का मीनिंग होता है आउट, ड्यूसीर का मतलब होता है टू लीड। एक्स प्लस ड्यूसीर से एजुसीर बना, ठीक है, एक्स प्लस ड्यूसीर से आपके पास एजुसीर बना है, ठीक है। एक्स प्लस ड्यूसीर, ये दोनों लेटिन है, तो एजुसीर भी आपके पास लेटिन है। एजुसीर का मीनिंग होता है टू लीड आउट। एजुकेयर भी आपके पास लेटिन है, इसका मीनिंग होता है टू ब्रिंग आउट। एजुकेटम भी आपके पास लेटिन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है टू ब्रिंग अप। एजुकेटम भी आपके पास लेटिन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है टू ब्रिंग अप। इससे एजुकेशनम बना, इसका मीनिंग होता है टू रियर। डी स्टूडेंट्स, रियर का मतलब होता है, रियर का मीनिंग होता है चीर फाड़ करना, रियर का मीनिंग होता है चीर फाड़ करना, रियर का मीनिंग होता है ऑपरेशन करना, ठीक है। तो इस रियर का मीनिंग ये है कि आपने चीर फाड़ करनी है, किस चीज की? उस बच्चे को क्या चीज सिखानी है, क्या चीज नहीं सिखानी है, मतलब उस बच्चे को हमने क्या चीज सिखानी है, क्या चीज हमने नहीं सिखानी है। तो यहां से ये वर्ड आया एजुकेशन। एजुकेशन आपके पास फ्रेंच वर्ड है, इस फ्रेंच वर्ड से एक इंग्लिश वर्ड लिया गया,
इस फ्रेंच से जो है इंग्लिश वर्ड लिया गया है, ठीक है, और वो इंग्लिश वर्ड आपके पास है जी एजुकेशन। वो इंग्लिश आपके पास है एजुकेशन। एजुकेशन, तो ध्यान दीजिए, एजुकेशन एक प्रकार का फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड एजुकेशन है, यहां से इंग्लिश वर्ड एज इट इज उठाया गया है। ये फ्रेंच शब्द है एजुकेशन, इससे एजुकेशन एज इट इज उठाया गया है इंग्लिश वर्ड। अब इस इंग्लिश वर्ड का मीनिंग यहाँ पे क्या है? इसका मीनिंग है ट्रेनिंग ऑफ चाइल्ड, ट्रेनिंग ऑफ चाइल्ड। और ये भी ध्यान रखना, एक ऑप्शन कई बार दे देता है ट्रेनिंग ऑफ एनिमल, ट्रेनिंग ऑफ एनिमल, ट्रेनिंग ऑफ चाइल्ड, और एक वर्ड और दे देता है साथ साथ ट्रेनिंग ऑफ एनिमल, तो ये भी इसी के अंदर काउंट किया जाएगा। ऐसा मत करना कि भाई हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस करने लग रहे हैं, तो हम पेडागोजिकल एग्जाम दे रहे हैं, तो बच्चे पढ़ाने के लिए दे रहे हैं। यहाँ पे मीनिंग की बात है कि अगर मीनिंग पूछ लिया जाए तो एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है, एजुकेशन का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है? एजुकेशन का मीनिंग होता है ट्रेनिंग ऑफ चाइल्ड एज वेल एज, ट्रेनिंग ऑफ चाइल्ड है एज वेल एज ट्रेनिंग ऑफ एनिमल, ट्रेनिंग ऑफ चाइल्ड एज वेल एज ट्रेनिंग ऑफ एनिमल, ये आपके पास इसका मीनिंग रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी टाइमोलॉजी है, एक बार इसको थोड़ा सा देख लीजिए प्रॉपर तरीके से। एक्स प्लस ड्यूसीर से एजुसीर बना है, एजुसीर से एजुकेयर निकला, एजुकेयर से एजुकेटम आया, एजुकेयर से एजुकेटम आया, एजुकेटम से एजुसनम बना, और इसके बाद एजुकेशन और इंग्लिश वर्ड आपका एजुकेशन। इस इंग्लिश वर्ड का मीनिंग ट्रेनिंग ऑफ चाइल्ड और ट्रेनिंग ऑफ एनिमल है। एजुकेशनम का मीनिंग है टू रियर, एजुकेटम का मीनिंग है टू ब्रिंग अप, एजुकेयर का मतलब है टू ब्रिंग आउट, और एजुसियर का मतलब है टू लीड आउट। ये आपके वर्ड मीनिंग है। अब इन सभी वर्ड मीनिंग में हमने एक चीज देखी, इन सभी वर्ड मीनिंग में एक चीज हमने कॉमन देखी है, टू लीड आउट, टू ब्रिंग अप, टू ब्रिंग आउट, टू रियर। किस चीज की रियरिंग करनी है? टू ब्रिंग आउट मतलब कहां से बाहर निकालना है, टू लीड आउट कहां से बाहर निकालना है, कोई चीज कहां पे पड़ी है। लीड आउट का मतलब या ब्रिंग आउट का मतलब तो यही होता है कि बाहर निकाल लो, किसी चीज को बाहर लाओ, टू ब्रिंग आउट उस चीज को बाहर लाओ। कहां से बाहर लाएं, कहां से बाहर लाएं? तो ध्यान दीजिए, कल मैंने आपको पेडागोजी जो कराई थी, उस पेडागोजी में कुछ नेचुरलिस्टिक थ्योरी बताई थी, ठीक है, नेचुरलिस्टिक थ्योरी बताई थी। और उस नेचुरलिस्टिक थ्योरी में मैंने आपको बता रखा है कि जो पेस्टोलॉजी है, उन्होंने एक बात बोली, पेस्टोलॉजी ने एक बात बोली कि जी एक बच्चा जो है, एक बच्चा नेचुरल रूप से सीखता है, ठीक है। नेचुरलिस्टिक ने क्या बताया कि एक बच्चा नेचुरल रूप से सीखता है। कल हमने थ्योरी की थी नेचुरलिस्टिक थ्योरी, इसमें बताया कि बच्चा स्वाभाविक रूप से सीखता है, बच्चा प्राकृतिक रूप से सीखता है, स्वाभाविक रूप से। इसमें बताया कि बच्चा प्राकृतिक रूप से सीखता है, ठीक है। चॉम्स्की ने बताया कि बच्चे के अंदर इन्नेट लिंग्विस्टिक प्रॉपर्टीज हैं, इन्नेट लिंग्विस्टिक प्रॉपर्टीज हैं। चॉम्स्की ने बताया कि बच्चे में इन्नेट लिंग्विस्टिक प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, आंतरिक गुण हैं भाषा कौशल के। ये चॉम्स्की ने जो स्ट्रक्चरल थ्योरी में बताया था, ये चॉम्स्की ने किस में बताया था? स्ट्रक्चरल थ्योरी में बताया था। संरचनावादी जो सिद्धांत में इस चीज को बताया गया था, संरचनावादी सिद्धांत में। तो मीन्स जब ये बात बताई गई तो इनका मीनिंग क्या है? इनका मीनिंग ये है कि जब एक बच्चे का बर्थ होता है, जब एक बच्चे का बर्थ होता है, जब एक बच्चे का जन्म होता है, तो ये मान लिया गया कि उस बच्चे में कुछ नॉलेज है, उसने जन्म लिया है तो उसने कुछ नॉलेज गेन की है, जन्म लिया है तो उसने नॉलेज गेन की है, उसके पास ज्ञान है, ठीक है। कहां से आया? कहां से आया? स्वाभाविक रूप से आया, नेचुरल रूप से आया, उसमें कुछ ज्ञान है। अब इस ज्ञान को बोल दिया गया जन्मजात, इसको बोल दिया गया जन्मजात, या ये कह लीजिए कि बाय बर्थ, या ये कह लीजिए कि इन्नेट बाय बर्थ,
ये कह लीजिए इन्नेट, ये कह लीजिए नेचुरल, ठीक है, इस बच्चे में ये ज्ञान है। अब जो भी इसको टीच करेगा, मान लीजिए एक टीचर इसको टीच करेगा या इसको पेरेंट्स टीच करेंगे, एक टीचर इसको टीच करेगा या फिर इसको पेरेंट्स टीच करेंगे, दो ही मेन माने जाएंगे, टीचर या फिर पेरेंट्स। वैसे तो ये हर जगह से सीखता है, वैसे तो हर जगह से सीखता है, लेकिन हमने दो ही केस फोकस करके चलना है, दो ही केस फोकस करना है, क्या, पेरेंट्स और टीचर। या तो ये टीचर से सीखेगा या फिर पेरेंट्स से सीखेगा। तो टू लीड आउट या टू ब्रिंग आउट का मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मीनिंग ये है कि ये बच्चा जब पैदा हुआ तो इसके अंदर कुछ नॉलेज है, कुछ ज्ञान इसके अंदर है, उस ज्ञान को बाहर निकालो। मतलब इसको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो कि इसे अपना वो पुराना ज्ञान जो इसके पास ऑलरेडी है, ये बाय बर्थ लेके आया है, वो ज्ञान इसको याद आए और ये उस ज्ञान को बाहर निकाल ले, ये उस ज्ञान को वातावरण में यूज करे। अब साइंटिफिकली डाटा ये क्या कहता है, ध्यान दीजिए, जन्मजात जो इसको नॉलेज है उसको बाहर निकालना है। टू लीड आउट का मतलब यहाँ पे ये है, टू लीड आउट का मतलब यहाँ पे ये है कि बच्चे के अंदर जन्मजात कुछ गुण होते हैं, बच्चे में जन्मजात कुछ ज्ञान होता है, उस जन्मजात ज्ञान को स्वाभाविक बनाना है, उस जन्मजात ज्ञान को एक्सपोज आउट करना है एनवायरनमेंट के साथ, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, उस जन्मजात ज्ञान का बच्चा यूज कर सके, तो ये इसका आपके पास मीनिंग बनता है। अब बात ये आई कि जन्मजात ज्ञान कैसे आएगा बच्चे में। एक तरफ से तो ये कहा गया कि बच्चा कोरिसलेट है, उसको कुछ नहीं आता, जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराओगे उसके अकॉर्डिंग सीख लेगा। एक तरफ से वाटसन जी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, जेनेटिक्स का रोल होता है 80%, एनवायरनमेंट का रोल होता है 20%, लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता है, ध्यान दीजिए, जिस टाइम जाइगोट बनता है, जब जाइगोट बनता है तो एनवायरनमेंट का रोल होता है 20%, जेनेटिक्स का रोल होता है 80%, लेकिन जब पैदा हो जाता है तो उस टाइम टोटल रोल एनवायरनमेंट का आ जाता है। उस बच्चे को एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराइए और उसको जैसे मर्जी आप चेंज कर सकते हो। मतलब वाटसन साहब इस चीज़ को कहते हैं। मेंडल कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जॉर्ज जॉन मेंडल कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे के अंदर जेनेटिक्स ही एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, इस जेनेटिक आनुवांशिकी, इस आनुवांशिकी के द्वारा बच्चे के अंदर ज्ञान आता है, ठीक है। हमारी इंटेलिजेंस थ्योरी कहती है कि मम्मी और पापा का जो एवरेज आईक्यू लेवल होता है, एवरेज आईक्यू लेवल जो मम्मी और पापा का एवरेज आईक्यू लेवल है, उससे कम आईक्यू लेवल बच्चे का होगा, एवरेज आईक्यू लेवल से कम आईक्यू लेवल जो बच्चे का होगा। लेकिन बिहेवियरिस्ट कहते हैं, व्यवहारवादी कहते हैं, या फिर गेस्टोलिस्ट कहते हैं, अनुभववादी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बच्चा जैसा जैसा वातावरण में सीखेगा, जो एक्सपीरियंस लेगा, उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसका आईक्यू लेवल जो स्टार्टिंग के अंदर बढ़ भी सकता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के मत यहाँ पर अलग अलग हैं। तो आपने इस चीज से डिस्प्यूट नहीं करना है कि आप ये बता रहे हो, वहां ये लिखा हुआ है, वहां भाई वो लिखे हुए हैं, वो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग उनके मत लिखे हुए हैं, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग उनके मत लिखे हुए हैं, और उनके मत हमें एज इट इज याद करने पड़ेंगे। किसने क्या कहा हमें याद करना पड़ेगा, वो चीज है या नहीं है, जिसने जो कहा वो वैसे ही याद करनी पड़ेगी। एक दूसरे को उन्होंने अपोज किया है, खूब अपोज किया है, लेग पुलिंग मनोवैज्ञानिकों ने आपस में खूब की है, लेकिन फिर भी हमें उनको याद करना पड़ेगा क्योंकि वो सब उनके मत हैं, पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखें, बच्चे में कुछ जन्मजात गुण हैं, उन जन्मजात गुणों को बाहर निकालना है, स्वाभाविक बनाना है, ठीक है, वातावरण में वो यूज कर सके, अपने बिहेवियर में डाल सके। ये आपके पास एजुकेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। इसके बाद ध्यान दीजिए, पूछ लिया जाता है कि एजुकेशन संस्कृत भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है, तो एजुकेशन संस्कृत भाषा के शिक्षा शब्द से लिया गया है। एजुकेशन संस्कृत भाषा के शिक्षा शब्द से लिया गया है। ठीक है, संस्कृत भाषा के शिक्षा शब्द से। ये शब्द है, धातु कौन सी है, धातु है शिश, इस शिश धातु से लिया गया है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है टू ऑपरेट, टू ऑपरेट, टू लर्न, to expose, to expose, to use। वैसे अगर बिल्कुल शाब्दिक अर्थ पे जाओगे तो इसका बिल्कुल शाब्दिक अर्थ होता है आपके पास टू लर्न,
ठीक है। वर्बल मीनिंग की अगर बात की जाए, शिश धातु का शाब्दिक अर्थ क्या है? शिश धातु का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शिश धातु का शाब्दिक अर्थ सिखाना नहीं होता, शिश धातु का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। शिश धातु का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। और इसके सिनोनिम क्या क्या मान लिए गए? सिनोनिम मान लिए गए टू ऑपरेट, ऑपरेट करना है। किसको ऑपरेट करना है? उस बच्चे को ऑपरेट करना है जो आपके पास आया हुआ है, उस बच्चे का एक्सपोजर करना है जो आपके पास आया हुआ है, उस बच्चे को यूज करने के काबिल बनाना है। क्या यूज करने के काबिल बनाना है? कि उस बच्चे में जन्मजात जो क्षमताएं हैं, उस बच्चे में जन्मजात जो क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को वो यूज करके अपनी लाइफ में इस काबिल बनाना है। तो ये है आपके पास शिक्षा का मीनिंग। अब दोबारा ध्यान दीजिए, अब जन्मजात क्षमताएं कैसे आ रही हैं बच्चे में? बार बार एक ही बात हो रही है कि जन्मजात बच्चे के अंदर जन्मजात गुण है, कैसे आए? तो स्टूडेंट्स, जब आप मैराथन क्लासेज को पढ़ोगे तो शायद मैंने वहां पे किसी लेक्चर में बता रखा है कि 17 सप्ताह का बच्चा, प्रेगनेंसी में 17 सप्ताह का बच्चा माँ की साउंड को सुनना और पहचानना शुरू कर देता है। 17 सप्ताह का बच्चा माँ की साउंड को सुनना और पहचानना शुरू कर देता है। प्रेगनेंसी में 17 सप्ताह का बच्चा माँ की साउंड को सुनना और पहचानना शुरू कर देता है। 12 सप्ताह के बच्चे के अंदर डायनसेफलॉन बनना शुरू हो जाता है। 12 सप्ताह के बच्चे के अंदर डायनसेफलॉन बनना शुरू हो जाता है, जो कि दिमाग का एक पार्ट है। 12 सप्ताह के बच्चे के अंदर डायनसेफलॉन बनना शुरू हो जाता है। 17 सप्ताह का बच्चा माँ की साउंड को सुनना शुरू कर देता है, पहचानना शुरू कर देता है। इसके बाद लगभग 20 सप्ताह का बच्चा, ध्यान दीजिए प्लीज, 20 सप्ताह का बच्चा पिता की साउंड को सुनना और पहचानना शुरू कर देता है। 20 सप्ताह का बच्चा पिता की साउंड को सुनना और पहचानना। अब 17 सप्ताह का बच्चा जब माँ की साउंड को सुनना और पहचानना शुरू कर देता है, ध्यान दीजिए प्लीज, सुनना और पहचानना, वो देख तो नहीं सकता बाहर, प्रेगनेंसी में है वो, बाहर तो नहीं देख सकता वो, तो वो केवल सुन सकता है, ठीक है। वो टच को फील कर सकता है, ठीक है, वो सुनना और पहचानना शुरू कर चुका है। तो डियर, ये 17 सप्ताह का कर चुका है। प्रेगनेंसी कितने सप्ताह की? प्रेगनेंसी होती है 40 सप्ताह की। तो ये जो 23 सप्ताह का टाइम पीरियड बचा हुआ है यहाँ पे, 23 वीक्स का जो टाइम पीरियड है, इस 23 वीक्स के टाइम पीरियड में वो ज्ञान का संग्रह करता है, वो यहाँ पे स्कीमा बनाता है। इससे 23 वीक के टाइम पीरियड में वो क्या करता है? माता की साउंड सुनता है, पिता की साउंड सुनता है और उसकी स्टोरेज करता है अपने दिमाग में, उसकी स्टोरेज करता है दिमाग में। तो अब ये मान लिया गया कि जिस दिन वो पैदा हुआ, 40 सप्ताह में जब वो पैदा हुआ है, 40 सप्ताह 40 सप्ताह का प्रेगनेंसी टाइम पीरियड माना जाता है, 280 दिन का। तो जब वो पैदा हुआ है तो जी उसके पास कुछ ज्ञान का संग्रह है। कहां से आया? पेरेंट्स से आया है। कहां से आया? पेरेंट्स से आया, क्योंकि उसने मदर की साउंड को सुनना शुरू कर दिया था, पिता की साउंड को सुनना पहचानना शुरू कर दिया था, तो वहां से उसके पास वो ज्ञान आया है। तो मीन्स ये मान लिया गया कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर कुछ ज्ञान स्वाभाविक रूप से होता है। उस स्वाभाविक ज्ञान को बाहर निकालना है, मतलब उस बच्चे को इस काबिल बनाना है, उस बच्चे को इस काबिल बनाना है कि वो स्वाभाविक ज्ञान, उसका जो बाय बर्थ ज्ञान है, बाय बर्थ नॉलेज है, उसका वो यूज कर सके। एजुकेशन आपकी ये कहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट केस पे आइए प्लीज। नेक्स्ट केस है डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स ध्यान देना, ये थोड़ा सा क्रैमिंग का डाटा है, ठीक है, रटाफिकेशन का डाटा है ये आपके पास, और आपको इसकी क्रैमिंग ही करनी पड़ेगी, आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। सुकरात की डेफिनेशन क्या है, प्लूटो की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, अरस्तु की डेफिनेशन क्या है, स्वामी विवेकानंद की डेफिनेशन क्या है, महात्मा गांधी की डेफिनेशन क्या है, पेस्टोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, जॉन डीवी की डेफिनेशन क्या है। तो ये डेफिनेशन तो याद ही करनी पड़ेंगी, इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। और ये एक रटाफिकेशन का कंसेप्ट है, ठीक है, रटाफिकेशन का कंसेप्ट है, फिर भी इसको देखना, कुछ करने की कोशिश करें, ठीक है। डेफिनेशंस साथ साथ नोट कर लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप पेन कॉपी साथ लेके बैठे हैं तो प्लीज़ नोट भी कर लें, पेन कॉपी आप साथ लेके बैठे तो नोट करें प्लीज़, ठीक है। डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन, एक डेफिनेशन है सुकरात के द्वारा, सुकरात के द्वारा सुकरात कहता है शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है। तो शिक्षा क्या है जी?
सार्वभौमिक वैधता लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए प्लीज। सार्वभौमिक वैधता के उन विचारों को, सार्वभौमिक वैधता के उन विचारों को बाहर निकालना सार्वभौमिक वैधता के उन विचारों को बाहर निकालना जो बच्चे के मस्तिष्क में छिपे हैं, जो बच्चे के मस्तिष्क में छिपे हैं। ध्यान दीजिए प्लीज, सार्वभौमिक वैधता के उन विचारों को बाहर निकालना, सार्वभौमिक वैधता के उन विचारों को बाहर निकालना जो बच्चे के मस्तिष्क में छिपे हैं। ऐसे सुकरात है, ऐसे सार्वभौमिक है। सुकरात की डेफिनेशन आएगी तो उसमें सार्वभौमिक तो आएगा ही आएगा, यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी, सार्वभौमिक वैधता का मतलब है यूनिवर्सल वैलिडिटी, मतलब टू एक्सपोज आउट ऑल दोज थिंकिंग्स, टू एक्सपोज आउट ऑल दोज थिंकिंग्स of universal validity which are present in या which are in hidden form in brain of that child, जो उस बच्चे के दिमाग में छुपी हुई हैं, उन सार्वभौमिक वैधता के विचारों को बाहर निकालना है। तो सुकरात जी ये मानते हैं कि जो ये बच्चा है, इस बच्चे के मस्तिष्क में कुछ विचारधाराएं छिपी हुई हैं। तो यहां से एक बात निकल के आई कि ये भी प्रकृतिवादी है, यहाँ पे ये भी प्राकृतिक थ्योरी का जो समर्थन करते हैं, ये भी इस चीज का समर्थन करते हैं कि बच्चे में पूर्व जन्म की कुछ यादें होती हैं, ये भी इस चीज का समर्थन करते हैं कि बच्चे में पूर्व जन्म की कुछ यादें होती हैं। आप सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इतना करना कि इस डेफिनेशन को याद करना, सुकरात ने क्या कहा, यूनिवर्सल वैलिडिटी, सार्वभौमिक वैधता के उन विचारों को बाहर निकालना जो बच्चे के मस्तिष्क में छिपे हैं। मतलब वैधता का मीनिंग क्या है कि ऐसे विचार जो कहीं भी अगर बच्चा बोलेगा, मतलब हर जगह पे यूज होंगे, कोई ये नहीं कह सकता कि ये गलत है। आप एक टीचर हैं, आपने ऐसे विचार उस बच्चे के अंदर बाहर निकालने, मतलब मॉडिफाई करना है उनको कि वो प्रॉपर हो, वैलिड हो, ठीक है, यूजेबल हो, उसको कहीं कोई दिक्कत ना आए। ये डेफिनेशन सुकरात की है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है प्लूटो के द्वारा। मैं बार बार कह रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये डेफिनेशन सभी एक बुक में नहीं मिल पाती हैं। ये दाएं बाएं से, ठीक है, सिलेक्ट आउट करनी पड़ती हैं। पेपर ओरिएंटेड कौन कौन सी हैं, कौन सी आ सकती हैं, तो उनको नोट करना पड़ता है, फिर आपके सामने बताना पड़ता है। स्टूडेंट्स, ये ठीक है, जो ऑनलाइन पढ़ाना हो सकता है ये लगता हो कि यार ये कोई बात नहीं, सभी पढ़ा लेंगे, इसमें थोड़ा सा मतलब मेहनत करनी पड़ती है और करनी भी चाहिए। एक अच्छे अध्यापक की क्वालिटी यही होती है कि वो क्लास में आने से पहले अपनी विषय वस्तु की दोहराई कर ले, क्लास में आने से पहले अपनी विषय वस्तु की दोहराई कर ले, अपने नोट्स अपने साथ रखे, बच्चे को किसी प्रकार का डाटा गलत नोट ना कराया जाए, ठीक है, गलत डाटा नोट ना कराया जाए और उसको एक्सप्लेन किया जाए अच्छे से। तो सेकंड डेफिनेशन किसके द्वारा, प्लूटो के द्वारा। ये आप नोट कर लें, क्योंकि ये आपको सभी डेफिनेशन एक प्लेटफॉर्म पे मिलनी मुश्किल हो जाती हैं। हो सकता है किसी किताब में कुछ है, किसी में कुछ है, तो प्लीज लिखते रहें साथ साथ। प्लूटो ने क्या कहा, प्लूटो ने कहा कि विद्यार्थी द्वारा या बच्चे द्वारा सही समय पर सुख व दर्द को महसूस करना, बच्चे द्वारा सही समय पर सुख व दर्द को महसूस करना शिक्षा है। महसूस करना शिक्षा है। यह शरीर में सुंदरता और आत्मा में पूर्णता का विकास करती है। यह शरीर में, मतलब शिक्षा बच्चे की शरीर में, ठीक है, शरीर में सुंदरता और आत्मा में पूर्णता का विकास करती है। वह आत्मा में पूर्णता का विकास करती है। ध्यान दीजिए प्लीज,
बच्चे द्वारा सही समय पर सुख व दर्द को महसूस करना, बच्चे द्वारा सही समय पर सुख व दर्द को महसूस करना, मतलब टू फील हैप्पीनेस एंड सोरो एट राइट टाइम। टू फील हैप्पीनेस एंड सोरो एट राइट टाइम इज नोन एज एजुकेशन। टू फील हैप्पीनेस एंड सोरो, सही समय पर सुख व दर्द को फील करना क्या है, शिक्षा कहलाता है। शिक्षा शरीर में सुंदरता, शरीर में सुंदरता का मतलब क्या है कि एक बच्चा है, उस बच्चे की बॉडी, उस बच्चे का फिजिक, उस बच्चे का फिजिक क्या चाहता है, वो बच्चा क्या चाहता है कि अच्छा लगे, देखने वालों को अच्छा लगे, वो ऐसी ड्रेसिंग सेंस अपनाएगा, उसके विचारों में वो सुंदरता आनी चाहिए कि अगर जब वो बोलता है तो सुनने वाले को अच्छा लगे, श्रोता को अच्छा लगे, ठीक है। तो शरीर में सुंदरता और आत्मा में पूर्णता का विकास। आत्मा में पूर्णता का मतलब ये है कि जब वो सब चिंतन करे, जब वो खुद सोचे कि मैंने लाइफ में क्या किया है या मैं क्या करने लग रहा हूं, तो उसको एक संपूर्णता का एहसास हो। संपूर्णता मीन्स क्या है कि उसको ये लगना चाहिए कि हाँ मैं सही कर रहा हूं, मैंने अच्छा किया है, ठीक है, हम जिस रास्ते चल रहे हैं मैं अच्छा रास्ता चल रहा हूं, मतलब ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं। तो प्लूटो ने क्या कहा कि बच्चे द्वारा सही समय पर सुख व दर्द को महसूस करना शिक्षा कहलाता है। शिक्षा शरीर में सुंदरता और आत्मा में पूर्णता का विकास करती है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन प्लीज। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट लिखिए जी, अरस्तु के द्वारा, अरस्तु के द्वारा ये क्या है, ये है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास करना, ठीक है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास करना शिक्षा कहलाता है। लिख लीजिए ये साथ साथ, ठीक है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास करना शिक्षा कहलाता है। ठीक है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास करना शिक्षा कहलाता है। मतलब बच्चे की मेंटल हेल्थ की बात ये कर रहा है कि बच्चे की मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होनी चाहिए, बच्चे की मेंटल हेल्थ प्रॉपर होनी चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य उसका प्रॉपर होना चाहिए। मतलब ये कह सकते हो कि आप बच्चे के इमोशंस जो है, मतलब जो कंट्रोल्ड होने चाहिए, उस बच्चे को संवेगात्मक रूप से, मानसिक रूप से, मतलब हमने इस प्रकार से सिखाना है कि वो मानसिक रूप से रेडी कब होना है, उसमें परिपक्वता कब आनी है, किस चीज़ को कैसे सीखना है, मतलब मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। ये ज़्यादातर इस चीज़ को फोकस करते हैं। आपको मालूम भी है कि एरिस्टोटल ने साइकोलॉजी को मन का विज्ञान भी बोला था, सबसे पहले जो आत्मा का विज्ञान बोला था, उसके बाद मन का विज्ञान बोला था। तो जी यहाँ ये चीज़ ध्यान रखें कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास करना क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन लिखें प्लीज। महात्मा गांधी ने क्या कहा, महात्मा गांधी के अनुसार इन्होंने कहा कि सही समय पर सही ढंग से, सही समय पर सही ढंग से दिया गया सही ज्ञान शिक्षा कहलाता है। सही समय पर सही ढंग से, सही समय पर सही ढंग से दिया गया सही ज्ञान, सही समय पर सही ढंग से दिया गया सही ज्ञान शिक्षा कहलाता है। मतलब इन्होंने 3 चीज बताई हैं और तीनों चीजें क्या होनी चाहिए, राइट टाइम होना, मतलब राइट, किसी टाइम भी प्रॉपर हो, हम किस टाइम जो नॉलेज दे रहे हैं, कौन सी हम नॉलेज दे रहे हैं, क्या नॉलेज, मतलब कौन सी नॉलेज दे रहे हैं, और वो नॉलेज देने का हमारा ढंग क्या है। ये तीनों चीजें सही होनी चाहिए, सही समय, सही ढंग और सही ज्ञान। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप 2 साल के बच्चे को संस्कार सिखाना शुरू कर देते हो तो शायद गलत है। अब 2 साल के बच्चे को संस्कार सिखाना शुरू कर देते हो, बेटा ऐसा नहीं करते, सॉरी बोलो, कान पकड़ के सॉरी बोलो, ये करो वो करो, बेटा हाथ जोड़ के प्रणाम करो, नमस्ते करो, पैर छू, ये कर वो कर, क्यों ऐसा कारनामा करते हो। आप 2 साल के बच्चे को 2 की टेबल याद सिखाने की कोशिश करते हो, आप उस 3 साल के बच्चे को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सिखाते हो। ये चीजें आप क्यों करते हो। एक तरफ से तो आप कहते हो बच्चा है, बचपन है, दूसरी तरफ से वाइगोत्स्की कहता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास खेल के मैदान में सबसे ज्यादा होता है, और आप उस बच्चे
को खेल के मैदान में जाने की बजाय उसको वो किताबी ज्ञान देना शुरू कर देते हो, तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो जब मालूम है कि जब इसका सीखने का टाइम आएगा उस टाइम इसको सिखा देंगे, अभी ये बच्चा है, समझदार नहीं है। अब कई बार ऐसा होता है कि जब आपके घर में कोई 8 या 10 साल का बच्चा होता है तो कभी तो आप उसको बच्चे वाला एहसास कराते हो, कभी आप उसको बड़े वाला भी एहसास, अब तो तू बड़ा हो गया है, अब तो तू बड़ा हो गया है, और कभी कहते हो अब तो तू बच्चा, अभी तो तू बच्चा है। तो ऐसे कारनामे क्यों किए जाते हैं? जिसको जो नॉलेज जिस टाइम पे देनी है वो नॉलेज उसको उसी टाइम पे दीजिए, और वो टाइम भी प्रॉपर होना चाहिए। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ से थोड़ा सा एक केस और लेके आता हूँ। मान लीजिए जैसे आप हैं, एक स्टूडेंट हैं, आप HPSC PGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप HPSC PGT स्क्रीनिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन आपसे मॉर्निंग में पूछा जाए, सेम क्वेश्चन आपसे दोपहर पूछा जाए, सेम क्वेश्चन आपसे इवनिंग में पूछा जाए, सेम क्वेश्चन आपसे रात को पूछा जाए, तो शायद आपका आंसर देने का मेथड या आंसर देने के लिए प्रॉपर यूज किए गए वर्डिंग्स जो अलग अलग होंगी, आप जो आंसर देते हो आपकी वर्डिंग्स अलग अलग हो सकती हैं। तो स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखें, टाइम प्रॉपर होना चाहिए। अगर इंग्लिश याद करनी है, इतिहास याद करना है, तो आप सुबह उठ के पढ़ लीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अर्ली मॉर्निंग उठ के अगर साइकोलॉजी पढ़ोगे तो समझ में नहीं, अर्ली मॉर्निंग उठ के अगर साइकोलॉजी पढ़ोगे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अर्ली मॉर्निंग करोगे तो समझ में नहीं आएगा। ध्यान रखें, शायद इसलिए टाइम टेबल बनाते समय ये कहा गया था कि ये प्रायोगिक प्रैक्टिकल वर्ग की कक्षाएं हमेशा कब लगानी चाहिए? सेकंड हाफ में लगानी चाहिए। क्रैमिंग सब्जेक्ट की क्लास हमेशा कब लगानी चाहिए? क्रैमिंग सब्जेक्ट की क्लास हम मॉर्निंग में लगा सकते हैं। तो महात्मा गांधी ने बोला है, सही समय पर सही ढंग से सही ज्ञान दिया जाए, उसको शिक्षा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए प्लीज, जॉन डेवी के द्वारा। जॉन डेवी जॉन डेवी कहता है कि शिक्षा जो है वो उन सभी क्षमताओं का विकास करना है, शिक्षा उन सभी क्षमताओं का विकास करना है, उन सभी कैपेबिलिटीज का, क्षमताओं का विकास करना है कौन सी क्षमता? जो एक बच्चे को वातावरण के साथ नियंत्रण करना, लिखते रहना प्लीज क्योंकि ये याद करने पड़ेंगे आपको। जो एक बच्चे को वातावरण के साथ नियंत्रण करना और वातावरण के साथ नियंत्रण करना और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करना, अपनी जिम्मेवारियों का पालन करना सिखाता है। जिम्मेवारियों का पालन करना, मतलब उत्तरदायित्व से भागना नहीं है। जॉन डेवी क्या कहता है कि भाई बच्चे में ऐसी कैपेबिलिटीज का विकास कीजिए जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना भी सिखा दे। ऐसी कैपेबिलिटीज का विकास कीजिए जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना सिखा दे, और बच्चे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं खुद के प्रति, सोसाइटी के प्रति, परिवार के प्रति, ठीक है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का वो पालन भी कर सके। इस प्रकार की कैपेबिलिटीज का विकास करना क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। किसने बोला? जॉन डेवी ने बोला। दोबारा देख लीजिए, उन सभी क्षमताओं का विकास करना जो एक बच्चे को वातावरण के साथ नियंत्रण करना और जिम्मेवारियों का पालन करना सिखाती है। मतलब बच्चा इन चीजों का पालन कर सके। इसके बाद नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए। पेस्टोलॉजी के अनुसार लिखिए, शिक्षा उन शारीरिक शक्तियों का
स्वाभाविक सामंजस्य व प्रगतिशील विकास है उन शारीरिक शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्य व प्रगतिशील विकास है। स्वाभाविक सामंजस्य मतलब नेचुरल कोरिलेशन, नेचुरल कोरिलेशन, शारीरिक शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्य, नेचुरल कोरिलेशन किसमें? अपनी कैपेबिलिटीज में, अपनी नॉलेज में। अपनी नॉलेज में क्या करना है आपने? कोरिलेशन बनाना है, ठीक है। और प्रगतिशील विकास मतलब एक इस प्रकार की डेवलपमेंट जो हमेशा अग्रसर हो, उन्मुख हो, मतलब आपके लिए बेनिफिशियल हो, आगे बढ़ने में हेल्प करे, मोटिवेट करे, समथिंग एल्स, ठीक है। तो ये स्वाभाविक सामंजस्य है किनका? शारीरिक शक्तियां। बच्चे के अंदर वो शारीरिक शक्तियां अंतर्निहित हैं, बच्चे में वो शारीरिक शक्तियां अंतर्निहित हैं, उन शक्तियों को बाह्य रूप देना ये क्या कहला दिया गया? शिक्षा कहलाया है। तो ये आपके पास शिक्षा की कुछ डेफिनेशंस थी। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट केस है जी आपके पास टाइप्स ऑफ एजुकेशन। टाइप्स ऑफ एजुकेशन, हमने एटाइमोलॉजी की है, नामांकन कैसे हुआ शिक्षा का, इसकी डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं, डेफिनेशन किस किस ने दी हैं, वो सब केस किया है। और अब आपके पास है एटाइमोलॉजी। ये प्लीज टाइप्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के प्रकार। अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट करते रहें। फर्स्ट वन लिखिए औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, या इसको कंक्रीट एजुकेशन भी बोल दिया जाता है, या इसको मूर्त एजुकेशन भी एक किस्म से बोल दिया जाता है, ठीक है। औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा का मतलब क्या है कि भारतीय शिक्षा बच्चे को तैयार करती है किसके लिए? औपचारिक, मतलब औपचारिकता के लिए। औपचारिक शिक्षा का मतलब ये है कि ये सब फॉर्मलिटीज हैं, पढ़ना, डिग्री लेना, उसके बाद एग्जाम देना, उसके बाद पढ़ाना, मतलब एक सिंपल सा केस। कोई भी काम आप अगर करना चाहते हो तो डिग्री की नीड क्या है? अगर एक बच्चे ने इलेक्ट्रिशियन बनना है तो उसको स्टार्टिंग से इलेक्ट्रिक वर्क में डाल दीजिए ना, उसको स्टार्टिंग से इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड काम सिखाइए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया जाता। बोला गया कि आपके पास आईटीआई इलेक्ट्रिकल होना ही होना चाहिए। अब आपने आईटीआई इलेक्ट्रिकल में क्या सीखा, कैसे सीखा, मार्क्स कैसे आए, कैसे नहीं आए, मतलब नहीं है। आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए और उसके ऊपर क्वालिफाइंग परसेंटेज होनी चाहिए। जैसे कि एचपीएससी पीजीटी ने शायद, देखो अपने हरियाणा में ऐसा होता है कि यहाँ पे गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का केस रहता है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को माना जाता है। अब ऐसा भी तो हो सकता है किसी बच्चे के पास 10th क्लास में मार्क्स कम हो, 10th में मार्क्स कम हो और आगे चल के अब उसने भाई जिम्मेवारियों का एहसास अच्छे से किया, उसने अपनी प्रिपरेशन की, उसकी नॉलेज आज बहुत अच्छी है। लेकिन आज उसकी नॉलेज अच्छी है लेकिन वो 10वीं के मार्क्स तो नहीं बदल सकता ना, और उस 10वीं के मार्क्स कम होने की वजह से उसका सिलेक्शन रुक जाता है। तो ये सब क्या है आपके पास? ये सब आपके पास औपचारिकताएं हैं। औपचारिकता का मतलब यहाँ पे क्या है कि इसके लिए हमारे पास एक प्रमाण होगा, हमारे पास एक डिग्री होगी, हमें यहाँ पे मार्क्स के लिए पढ़ाया जाता है, हमें यहाँ पे मार्क्स के लिए पढ़ाया जाता है। जैसे कि विद्यालय एक ऐसा शिक्षण संस्थान जहाँ पे नंबरों के लिए पढ़ाया जाता है, मार्क्स गेन करने के लिए पढ़ाया जाता है, वो आपके पास विद्यालय है। और यहाँ की शिक्षा कैसी होती है? औपचारिक शिक्षा होती है। भारतीय शिक्षा कैसी है? भारतीय शिक्षा औपचारिक है। भारतीय शिक्षा बच्चे को प्रिपेयर करती है किसके लिए? नंबरों के लिए, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करने के लिए, अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए। इस पर्पज के लिए हमें भारतीय शिक्षा मोटिवेट करती है। भारतीय शिक्षा कुछ इस टाइप की शिक्षा है। जैसे आज की अगर मैं बात करूं तो आज के न्यूज़पेपर में एक कंसेप्ट आया हुआ है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, पता नहीं किस करवट जाएगी ये बात, कि एक स्टेटमेंट आई है जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर साहब, ठीक है, कंवरपाल गुर्जर की स्टेटमेंट है कि जी जो निजी स्कूल हैं, जो अच्छे निजी स्कूल हैं,
जो अच्छे निजी स्कूल हैं उन स्कूलों द्वारा सरकारी स्कूलों को गोद लिया जाना चाहिए। एक निजी स्कूलों द्वारा सरकारी स्कूलों को गोद लिया जाना चाहिए। अब इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या कुछ निकल के आएंगे वो आप सभी जो समझदार हैं थोड़ा सा एनालाइज कर लेना जब आपके पास खाली समय हो। अभी तो हम अपने टॉपिक पे रहेंगे। तो मतलब ये सब औपचारिकताएं थी कि ये कहना, अब उसको ये करना, क्या है ये सब फॉर्मेलिटीज हैं। ये इंसान के व्यवहार में बढ़ावा नहीं करेंगी, व्यवहारिक ज्ञान नहीं देंगी। ये केवल डिग्री के लिए पढ़ाएंगे, मार्क्स के लिए पढ़ाएंगे, नंबरों के लिए पढ़ाया जाता है। ये आपका विद्यालय औपचारिक शिक्षण संस्थान होता है। इसके बाद सेकंड है जी आपके पास, एक आपने लिखा है औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। सेकंड है अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है, अनौपचारिक इनफॉर्मल। ये बिहेवियर भी इसको बोल दिया जाता है, इसको व्यवहारिक शिक्षा भी बोल दिया जाता है। इनफॉर्मल मतलब इसको बोल दिया गया व्यवहारिक शिक्षा। ये बच्चे के व्यवहार का मतलब, व्यवहार का शाब्दिक अर्थ होता है मतलब जो एक्सप्रेस आउट करना, प्रदर्शन करना। व्यवहार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रदर्शन करना। तो ये हमें क्या चीज सिखाती है? अनौपचारिक शिक्षा क्या सिखाती है? बोलना, लिखना, चलना, उठना, बैठना, नमस्ते करना, ये करना, संस्कार सिखाती है। इसको व्यवहारिक शिक्षा बोला जाता है। व्यवहारिक शिक्षण संस्थान में आपके पास जैसे कि घर है, आपका घर है, तो ये घर हमें किस प्रकार की शिक्षा देता है? घर हमें व्यवहारिक शिक्षा देता है। ये समाज हमें किस प्रकार की शिक्षा देता है? ये समाज हमें व्यवहारिक शिक्षा देता है। घर समाज हमें कैसी शिक्षा देते हैं? घर समाज में व्यवहारिक शिक्षा देते हैं, अनौपचारिक शिक्षा देते हैं। इसके लिए कोई प्रमाण नहीं होता, कोई डिग्री नहीं होती, कोई अथॉरिटी नहीं होती, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो इसके ऊपर ठप्पा लगा के देगी कि हाँ इसका व्यवहार बहुत अच्छा है, इसका व्यवहार बहुत अच्छा है। ध्यान दीजिए, वो चरित्र प्रमाण पत्र हुआ करता था, लेकिन उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होती। वो तो आप जैसा भी आपका बिहेवियर हो स्कूल में जाके बनवा लिया जाता है, वो आपका औपचारिकताओं में चला जाता है। उसकी एक नीड है दिखाना, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, ये चाल चलन, प्रदर्शन, व्यवहार, इस चीज को जो बढ़ावा देती है, जैसे घर और समाज, ये शिक्षा ली जाती है। इसमें कोई अथॉरिटी नहीं होती, किसी प्रकार की डिग्री नहीं होती, किसी प्रकार के नंबरों का केस नहीं होता। तीसरा केस है जी निरौपचारिक शिक्षा। ये आपके पास फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों टाइप का केस होता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों टाइप का केस होता है। दोनों टाइप का केस का मतलब जैसे कि आंगनवाड़ी में व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाएगा और आपको मार्क्स के लिए या नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करने के लिए, जैसे आजकल आप ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी इस चीज को सिखाती है कि भाई आंगनवाड़ी के अंदर आपको क्लासेस दी जाएंगी, वहां पे आपको व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाएगा और वहां पे आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करने के लिए भी ज्ञान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करने के लिए भी ज्ञान दिया जाएगा। तो आंगनवाड़ी आपके पास किस प्रकार का शिक्षण संस्थान बन जाएगा? ये निरौपचारिक शिक्षण संस्थान बन जाएगा। आंगनवाड़ी निरौपचारिक शिक्षण संस्थान है ये आपका। यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करने के लिए भी पढ़ाया जाएगा और आपको व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट केस प्लीज। दूरस्थ शिक्षा, मतलब डिस्टेंस एजुकेशन। एक होता है कॉरस्पॉन्डिंग एजुकेशन, ये अक्सर उन लोगों के लिए होता है जिनके पास रेगुलर जाने के लिए, मतलब रेगुलर क्लासेस लगाने के लिए टाइम पीरियड नहीं होता। रेगुलर क्लासेस लगाने के लिए टाइम नहीं होता। हो सकता है वो जॉब करते हैं कहीं पे
हो सकता है वो कहीं और किसी भी वे से बिजी हैं या कुछ भी है, मतलब समथिंग एल्स, जिनके पास समय नहीं होता, वो क्या करते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन या फिर कोरस्पॉन्डिंग एजुकेशन के थ्रू अपनी डिग्रियां करते हैं। डिस्टेंस और कोरस्पॉन्डेंस दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों, डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर क्लासेज का प्रावधान होता है, क्लासेज लगेंगी, कोरस्पॉन्डेंस में भी क्लासेज लगेंगी। कोरस्पॉन्डेंस में भी क्लासेज का प्रावधान है, डिस्टेंस में भी जो क्लासेज का प्रावधान है, डिस्टेंस में क्लासेज लगेंगी हॉलीडे वाले दिन, हॉलीडे वाले दिन। इसका मतलब ये है कि ये अक्सर उन लोगों के लिए की जाती है जो केवल हॉलीडे वाले दिन क्लास लगाते हैं, मतलब जो रेगुलर वर्किंग कैंडिडेट होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनको शिक्षा देने के लिए आपके पास डिस्टेंस एजुकेशन का प्रोग्राम किया जाता है। इसका एक प्रोविजन हमारे पास है। कोरस्पॉन्डिंग एजुकेशन में क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग में भी क्लासेस लगती हैं, लेकिन वो हॉलीडे वाले दिन नहीं होती, वो 15 डेज का सेशन होता है, अप्रोक्सीमेट 15 डेज के 2 सेशन होते हैं, और ये क्लासेज कंटिन्यू लगती हैं, 15 दिन लगातार क्लासें लगेंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि संडे या फिर किसी छुट्टी वाले दिन क्लास लगेंगी, मतलब 15 दिन लगातार क्लासेज का सेशन रहेगा, एक बार फिर 15 दिन लगातार क्लासेज का सेशन रहेगा। तो इस प्रकार से ये भी एम्प्लॉयज के लिए ही होती है कि वो डेली आने की बजाय 15-15 दिन की अपनी छुट्टियां मैनेज कर लें और उसके अकॉर्डिंग अपनी शिक्षा ले लें। हाँ, ये भी ध्यान रखें कि ये दोनों शिक्षाएं एक प्रकार से औपचारिकता है। औपचारिक है क्योंकि ये हमें क्या दिलाती हैं, ये हमें डिग्री दिलाती हैं, ये हमें मार्क्स दिलाती हैं, ताकि हम आगे किसी क्लास के लिए अप्लाई कर सकें, हम आगे किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। यहाँ पर हमारे मार्क्स को वैल्यू दी जाती है, नंबरों को वैल्यू दी जाती है, ठीक है, हमारी परसेंटेज, हमारा ग्रेड, समथिंग एल्स जो भी था, उस चीज का यहाँ पे प्रावधान है। तो ये भी आपके पास औपचारिक किस्म की शिक्षाओं में होता है। नेक्स्ट होता है जी नेक्स्ट है आपके पास जैसे समावेशी शिक्षा। समावेशी मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन। थोड़ा सा ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन आपके पास बनने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं, और ऐसा कोई साइकोलॉजिकल एग्जाम नहीं हुआ जहां यहां से क्वेश्चन ना आएगा। ऐसा कोई साइकोलॉजिकल एग्जाम नहीं हुआ, कोई भी पेपर है, स्टेट, सीटेट, केवीएस, एनवीएस, कोई भी एग्जाम है, हर पेपर में इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए आप 11th क्लास के टीचर हैं, आप 11th क्लास को पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए जब आप 11th क्लास को पढ़ा रहे हैं, वैसे तो आपकी क्लास के अंदर 40 एडमिशन है। अगर मैं अपनी स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं तो ठीक है जी, 30 एडमिशन है। हरियाणा के अंदर आपके पास 30 एडमिशन है, ठीक है, 1:30 का केस अपने पास चला हुआ है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 40 एडमिशन है 40, और उस दिन आपकी क्लास में 40 में से 36 बच्चा प्रेजेंट है, 36 स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है। तो आप क्लास में जो टीचिंग करोगे वो किन बच्चों को ध्यान में रखते हुए करोगे? इन 36 को ध्यान में रखते हुए करोगे, या जो 4 अब्सेंट हैं उनको भी ध्यान में रखोगे कि उनका ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए? कोई ऐसी चीज पढ़ा दें कि जो बच्चा अब्सेंट है उस बच्चे का ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, क्या करेंगे? तो नॉर्मली ऐसा देखा जाता है जब क्लास में ज्यादा बच्चे अब्सेंट होते हैं, जब क्लास में ज्यादा अब्सेंट होते हैं। मान लीजिए, मेरा कहने का मतलब कि मान लीजिए आज क्लास में 18 बच्चे प्रेजेंट हैं, 18 बच्चे क्लास में आए हैं और 22 बच्चा जो है अब्सेंट है, किसी भी कारणवश 22 बच्चा अब्सेंट है। तो टीचर क्या करे? तो जब ऐसी कंडीशन जो बनती है तो अक्सर ऐसा देखा जाता है, टीचर क्या काम करता है कि पुराना याद कर लो, बैठ के कुछ भी पढ़ लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। आज क्लास में कुछ पढ़ाते नहीं है। वो क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्योंकि 22 बच्चे एब्सेंट हैं। तो ये समावेशी शिक्षा का उल्लंघन है, ये समावेशी शिक्षा का उल्लंघन है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहती है कि क्लास में जितना बच्चा प्रेजेंट है, भाई ये 18 आए हैं ना, इन्होंने कौन सी गलती की है, इन्होंने कौन सा गुनाह किया है, इनका टाइम खराब क्यों कर रहे हो? 22 नहीं आए, 18 तो आए हैं, तो इस 18 के अकॉर्डिंग पढ़ाइए ना आप। तो मीन्स क्या है कि जो बच्चा क्लास में प्रेजेंट है, उस प्रत्येक विद्यार्थी, कक्षा में उपस्थित प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, कक्षा में उपस्थित प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षण करना क्या कहलाया? समावेशी शिक्षा। एक ऐसी शिक्षा जो कक्षा में उपस्थित प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दी जाए। प्रत्येक विद्यार्थी, क्लास में जितना भी बच्चा प्रेजेंट है, उस प्रत्येक विद्यार्थी, ध्यान देना प्लीज, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, मैं बार बार प्रत्येक विद्यार्थी बोल रहा हूं,
कक्षा में उपस्थित प्रत्येक विद्यार्थी। आप ये नहीं कह सकते कि कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थी। कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थी का कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे कक्षा में उपस्थित प्रत्येक विद्यार्थी। इंडिविजुअल चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग आपको करनी है, इंडिविजुअल चाइल्ड की नीड्स को पूरा करने वाले टीचिंग आपने करनी है, तो इसको बोला जाएगा समावेशी शिक्षा। कक्षा में उपस्थित प्रत्येक, बार बार बोल रहा हूं, यही आपका अंतर मिलता है ऑप्शन में और यही आप गलती करते हो। आप अक्सर यही कहते हो कि कक्षा के सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली शिक्षा का क्या कहलाएगी? समावेशी। कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है। ऐसा नहीं है, कक्षा में उपस्थित प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को पूरा करने वाली शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है। इंडिविजुअल चाइल्ड को फोकस करना है, उसकी नीड्स को पूरा करने वाली शिक्षा देनी है, वो आपकी समावेशी शिक्षा है। एक पॉइंट तो ध्यान रखें ये। दूसरा पॉइंट ध्यान ये रखें कि मान लीजिए आपके स्कूल में कोई भी मेंटली रिटार्टेड बच्चा नहीं है, कोई भी मंदबुद्धि बच्चा नहीं है, या आपके स्कूल में कोई भी गूंगा बच्चा नहीं है, या आपके स्कूल में कोई भी बहरा बच्चा नहीं है। मान लीजिए आपके स्कूल में गूंगा बच्चा नहीं है, लेकिन आप उस स्कूल के हेड हैं और आपके साथ कंडीशन क्या हुई कि एक गूंगा बच्चा आपके पास एडमिशन लेने के लिए आ जाता है। एक गूंगा बच्चा आपके पास एडमिशन लेने के लिए आ जाता है, तो एक स्कूल प्रबंधक होने के नाते आप क्या करेंगे? आपके पास एक जिम्मेवारी है स्कूल की, आप क्या करेंगे? आप उस बच्चे को दाखिला दे देंगे या फिर उस बच्चे को सलाह देंगे कि आप किसी विशेष विद्यालय में दाखिला लीजिए, आप किसी विशेष विद्यालय में दाखिला लीजिए जहां आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए, तो आप क्या करेंगे? तो ध्यान दें, आप सलाह नहीं देंगे, आपको दाखिला देना पड़ेगा। समावेशी शिक्षा ये कहती है। आपके पास कोई भी ब्लाइंड बच्चा आया हुआ है, आपके पास सभी बच्चे सामान्य हैं, सामान्य रूप से सीखने वाले हैं, आपके पास कोई टीचर नहीं है जो गूंगे, बहरे या अंधे या फिर मेंटली रिटार्टेड को पढ़ा सके, कोई टीचर नहीं है, फिर भी अगर आपके पास विशेष आवश्यकता वाला कोई विद्यार्थी आ जाता है तो आपको एडमिशन देना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। आपको एडमिशन देना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। तो इस चीज का ध्यान रखें, ये आपकी समावेशी शिक्षा है। किसी पेरेंट्स को सलाह केवल तब देंगे जब वो पेरेंट्स आपसे सलाह मांगे। अगर वो आपको ये कहते हैं कि हमारा बच्चा ब्लाइंड है, हम इस बच्चे को कहाँ पे दाखिला दिलाएं, तो आप उनको सलाह दे सकते हैं कि जी आप इस बच्चे को ऐसे ऐसे यहाँ पे दाखिला दिला सकते हो, इस विद्यालय में सारे ब्लाइंड बच्चे हैं, टीचर भी ब्लाइंड को पढ़ाने वाले हैं, ब्रेल लिपि से पढ़ाने वाले हैं, हमारे यहाँ पे तो सामान्य बच्चा है, ब्रेल से पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं है, तब आप ये सलाह दे सकते हो। लेकिन अगर वो सलाह नहीं मांगता है, वो कहता है कि दाखिला दो, तो आपको दाखिला देना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। ये है समावेशी शिक्षा। कक्षा में उपस्थित प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देना, वो क्या कहलाएगा? वो समावेशी शिक्षा कहलाएगा। ठीक है, बस दो ही बातें यहाँ पे मेन थी। किसी बच्चे को दाखिले से वंचित नहीं कर सकते आप, मना नहीं कर सकते आप, और प्रत्येक विद्यार्थी की नीड को पूरा करते हुए आपने शिक्षा देनी है, वो आपकी समावेशी शिक्षा है। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट है जी वोकेशनल एजुकेशन, व्यवसायिक शिक्षा। वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है, व्यवसायिक शिक्षा। व्यवसायिक शिक्षा का कंसेप्ट क्या कहता है कि बच्चे को ऐसी एजुकेशन दी जाए, बच्चे को इस प्रकार से एजुकेशन दी जाए कि बच्चा कोई कार्य करने के जो कैपेबल हो जाए, बच्चा कुछ रोजगार करने के कैपेबल हो जाए। मतलब उसको कोई ऐसा दत्त कार्य सिखाया जाए, उसको ऐसा कोई दत्त कार्य सिखाया जाए, जैसे कि कंप्यूटर कोर्सेज करा दिए गए, गर्ल्स को जो है सिलाई कढ़ाई से रिलेटेड कोर्स करवा दिया गया, बॉयज को आईटीआई के अंदर डिफरेंट फील्ड दे दिए गए, इलेक्ट्रिकल है, टर्नर है, वेल्डर है, ठीक है, मैकेनिकल है, पॉलिटेक्निकल के कुछ फील्ड दे दिए गए, बीटेक करा दी गई, इसी प्रकार से एमपीएचडब्ल्यू करा दिया, एएनएम जीएनएम करा दी। तो ये सारे आपके कैसे कोर्स हैं? ये आपके वोकेशनल कोर्स हैं जो आपको व्यवसाय दिलाने में हेल्प करते हैं। तो मतलब आधुनिक समय में किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए? तो आधुनिक समय में व्यवसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ध्यान देना, आधुनिक समय में किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए? आधुनिक समय में व्यवसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए।
आधुनिक समय में व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन दी जानी चाहिए। ये आपके पास केस था। नेक्स्ट है जी इंस्ट्रक्शनल एजुकेशन। इंस्ट्रक्शनल एजुकेशन अनुदेशनात्मक शिक्षा। अनुदेशनात्मक शिक्षा का मतलब ये होता है कि आप एक टीचर हैं, आप आपके सामने जो बच्चा है उस बच्चे को इस प्रकार की नॉलेज दे रहे हो, आप कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, आप उसको सिखा रहे हो, आप उसको पढ़ा रहे हो, वो बच्चा उस चीज को सीख लेता है और वो भी इस काबिल बन जाता है कि वो भी आगे किसी को सिखा पाए, वो भी आगे किसी को सिखा पाए। आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, आप उसको सिखा रहे हो, वो अच्छे से सीख पाता है, वो आगे किसी को सिखा पाए या फिर वो अपना व्यवसाय ले पाए। तो इंस्ट्रक्शनल एजुकेशन जो होती है वो एक प्रकार की वोकेशनल एजुकेशन ही होती है। इस एजुकेशन के द्वारा भी बच्चा अपने व्यवसाय को गेन करने के काबिल होता है। आपने देखा होगा पॉलिटेक्निकल, आईटीआई, ये जो इस टाइप के कॉलेज हैं उनको व्यवसायिक संस्थान माना जाता है। पॉलिटेक्निकल कॉलेज, आईटीआई कॉलेज जो होते हैं इनको व्यवसायिक संस्थान माना जाता है। इनको इंस्ट्रक्शनल जो है मतलब एजुकेशन सोसाइटी माना जाता है, संस्थान माना जाता है। यहाँ पे रोजगार मेला लगता है। अक्सर देखा गया यहाँ रोजगार मेला लगेगा, कैंपस प्लेसमेंट कराई जाएगी। क्यों कराई जाती है? तो क्योंकि वो वोकेशनल एजुकेशन का सीन होता है। तो आधुनिक समय में किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए? वोकेशनल एजुकेशन देनी चाहिए। आधुनिक समय अध्यापक के कंधों पर बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए जिम्मेवार है। तो अध्यापक किस प्रकार की शिक्षा दे ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। लेकिन ध्यान रखें, सर्वांगीण के साथ अगर एक ऑप्शन व्यवसायिक भी दिया हुआ है तो सबसे पहले आंसर व्यवसायिक जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। सेकंड ऑप्शन, बच्चे को व्यवसाय दिलाना। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा बच्चे को व्यवसाय दिलाना। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बच्चे को व्यवसाय दिलाना। नेक्स्ट है आपके पास राइट टू एजुकेशन। आपके पास राइट टू एजुकेशन कौन कौन से हैं? टाइप्स के बाद नेक्स्ट केस प्लीज। शिक्षा के अधिकार कौन कौन से हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, आपने कुछ मौलिक कर्तव्य पढ़े थे और उन मौलिक कर्तव्यों में, उन फंडामेंटल ड्यूटीज में लगभग 2002 में सरदार श्रवण सिंह इनके आग्रह अनुसार एक मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा दिलाना माता पिता अपनी जिम्मेवारी समझें। माता पिता अपनी जिम्मेवारी समझें। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलवाना माता पिता अपनी जिम्मेवारी समझें। यह आपका मौलिक कर्तव्य था, 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में शामिल किया गया था कि माता पिता अपनी जिम्मेवारी समझें, बच्चों को एजुकेशन दिलवाना, प्राथमिक एजुकेशन दिलवाना। इसी टाइप से आपने एक आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A, हाँ, उसमें था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। आर्टिकल 21A, ये ध्यान रखना, ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ये सरदार श्रवण सिंह का केस था, 2002 में ऐसा हुआ था, और ये 21A का केस है। ठीक है, 21A में क्या था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। ये आर्टिकल 21A का केस है। इसी टाइप से आपके पास शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार आया था। शिक्षा संबंधी अधिकार जो आपका अप्रोक्सीमेट आर्टिकल 29 और 30 में है। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 है। आर्टिकल 29 क्या कहता है कि अगर आपके पास किसी माइनर कम्युनिटी का या किसी अल्पसंख्यक समुदाय का या किसी पिछड़ा वर्ग समुदाय का कोई बच्चा दाखिले के लिए आ जाता है तो आप उसे दाखिले से वंचित नहीं कर सकते।
आर्टिकल 29 किस चीज को कहता है कि आपके पास किसी अल्पसंख्यक वर्ग का, आपके पास किसी पिछड़े समुदाय का बच्चा अगर दाखिले के लिए आ जाता है तो आप उसे दाखिले से वंचित नहीं कर सकते, आपको एडमिशन देना पड़ेगा। आर्टिकल 30 क्या कहता है कि अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय, यदि कोई अल्पसंख्यक समुदाय किसी प्रकार का शिक्षण संस्थान खोलता है, अल्पसंख्यक समुदाय कोई शिक्षण संस्थान खोलता है तो सरकार उसे उचित अनुदान प्रदान करेगी, सरकार उसे उचित अनुदान प्रदान करेगी। अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय कोई शिक्षण संस्थान खोलता है तो सरकार उसे उचित अनुदान प्रदान करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो ये टॉपिक था इसमें हमने क्या किया, इसमें एटाइमोलॉजी ऑफ एजुकेशन की है, इसमें हमने एटाइमोलॉजी ऑफ एजुकेशन की है, इसमें हमने डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन की है, इसमें हमने टाइप्स ऑफ एजुकेशन की है, और यहां पे हमने राइट टू एजुकेशन, जो आपके पास कुछ आर्टिकल्स हैं, सिर्फ वो आर्टिकल्स हमने किए हैं। जो आपके मौलिक अधिकार में जो आर्टिकल हैं, जो आपके मौलिक अधिकारों के आर्टिकल हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल हैं, उन आर्टिकल्स को हमने किया है। इस लेक्चर को आप सुन लेना। इसमें डेफिनेशन है, जो आपके पास क्रैमिंग का केस है, जो आपको याद करनी पड़ेंगी, आपकी मजबूरी है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। वीडियो अच्छी लगी, लेक्चर अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको पढ़ लेना। और मेरी आपसे एक जो गुजारिश है कि जो आपकी मैराथन क्लासेज इस चैनल पे हैं, आप उन मैराथन क्लासेज को देख लेना, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कवर अप होने के चांसेस हैं, ठीक है। आप उनको पढ़ लेना, सिर्फ इतना सा काम कर लेना। मतलब हमारे पास डाटा होता है, हम पढ़ते नहीं हैं और फिर लास्ट में चल के दिक्कतें आ जाती हैं, या फिर बिल्कुल एंड टाइम में चल के पढ़ते हैं। आप ऐसा काम ना करें प्लीज़, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्यूशन करने में वो मैराथन क्लासेज आपको बड़ी हेल्प करेंगी। आप उनको देख लेना, पढ़ लेना। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। आज की क्लास के लिए लेक्चर को शेयर करें। थैंक यू जी।